शाहजीराजे माहौली के लिए से बहुत भारी सोच के साथ उतर रहे थे कि अभी आगे कैसे करना है, कैसा होगा वो स्वराज्य जो मैं प्रयास कर रहा था उसको कैसे करें। लेकिन इसका वो उनको एक फायदा हुआ, जो उन्होंने पहले एक बंड पुकारा था वो 2-3 महीने चला। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार जो 3 साल का जो प्रयत्न किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आया और उनके साथ जो साथीदार थे उनके, वो भी अच्छी तरह से निखर गए थे उसमें। तो वो वही सोच रहे थे कि अभी उनको पता था बीजापुर में जाना है, और बीजापुर में जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है उनको थोड़ा सा अंदाजा उससे आ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपीरियंस पर्सन उनके बने हुए थे, तो उनको माँ साहेब और शुभा के साथ उधर से भेज दिया माहौली से पुणे के लिए, और खुद रनदुल्ला खान के साथ बीजापुर को गए। तो बीजापुर को जाने के बाद जो आदिल शाह है उसने रनदुल्ला खान के अंडर उनको बेंगलोर के लिए भेज दिया, ताकि वहाँ की जो सारी चीज़ें वो उनको बना दे। तो सोचो, जो निजाम शाही वजीर बन के चला रहे थे, अब फिर से वो एक आम सरदार की तरह आदिल शाही में नौकरी करने वाले थे। वैसे आदिल शाह ने उनकी जो पुणे की जहागिरी है वो उनके पास ही रख दी थी। तो इस तरह से जो शाहजी राजे उन्होंने एक अच्छा सा पॉलिटिक्स जो है वो खेला था। अगर इस बात को देखने को जाओ तो डायरेक्टली जो है उन्होंने निजाम शाही चलाई थी खुद वजीर बन के, और इनडायरेक्टली जो उनके दोस्त थे मुरार जगदेव और जो आदिल शाही का वजीर था, तो उन दोनों के चलते हुए उन्होंने इनडायरेक्टली आदिल शाही भी चलाई थी। तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स खेली थी। तो अब बाकी की चीजें, अब पुणे में आने के बाद जो माँ साहेब है और उनके जो शुभा है, उनका जो कैसा हुआ वो आज हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। तो चलो आज जानते हैं। अभी माँ साहेब और शुभा जो है वो वहाँ से माहौली से पुणे के लिए निकले। उनके साथ कुछ घोड़े थे जिसपे शाहजी राजे के जो योद्धा है वो उस पे थे। साथ में कुछ कबीला है वो उनके साथ चल रहा था, जिसमें पालकी थी, पालकी में माँ साहेब और शुभा थे। तो धीरे धीरे वो घोड़ों के टापों के साथ पुणे में उनकी एंट्री हो गई। तो पुणे इतना खासा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि 1630 में ही जब शाहजी राजे ने बंड पुकारा था निजाम शाही के विरुद्ध, तो उनकी जो सेना थी उन्होंने आके पुणे पे जो है वो बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। शाहजी राजे के जो घर था, राजवाड़ा था, तो वो भी उन्होंने तोड़ दिया था, उसको जला दिया था। और पूरे पुणे पे कैसे बोल सकते हैं हम इस चीज को कि बादशाही के जो गधे थे उनको हल लगा के पुणे पे जो है वो घुमा दिया। तो उसकी वजह से पूरी इस जगह का है ना पूरा हुलिया चेंज हो गया था। तो जो पुणे वो लगभग लगभग स्मशान की जैसे बन गया था। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत 200-400 लोग जो है वो स्मशान जोगी की जैसे रह रहे थे। तो पुणे में उनकी एंट्री हो गई। माँ साहेब और शिवबा जो है वो पुणे में एंटर हो गए। अभी उनको पुणे में तो आ गए, लेकिन अभी उनको रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था पुणे में। तो सोचो, जो यहाँ पे जागीर बन के जो चलाते थे, उनके पास अभी पुणे में आने के बाद खुद का घर नहीं है। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो उनकी पालकी है वो गई थी झामरे पाटिल जो है उनके वाड़े के पास। तो झामरे पाटिल जी यहाँ पे रहने के लिए तब तब थे पुणे में। तो उनके घर में उनको पहले आश्रय मिल गया था। झामरे पाटिल जी ने उनका अच्छे से स्वागत किया, और माँ साहेब शिवबा जो है वो उनके वाड़े में रहना उन्होंने चालू कर दिया। तो उसके बाद माँ साहब ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए वो तैयारी में लग गए। जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक काम करना सोचा कि खुद के लिए जो है वो रहने का घर बनाएंगे। और उसके बाद जो पुणे उसको फिर से बसाना था। तो सब सब चीज़ें जो थी वो फिर से उनको जीरो से स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले जो उन्होंने किया कि ये जो मंदिर है कस्बा गणपति का, तो ये पूरी तरह से टूट गया था। इसका कुछ भी अवशेष बचे हुए नहीं थे, सिर्फ मूर्ति जो है वो अच्छे से बची हुई थी। तो माँ साहब ने इसकी सबसे पहले पूजा की। ये मंदिर जो है वो बनाने के लिए खुद के हाथों से इस मंदिर को बनाया, ऐसा कह सकते हैं हम कि इस मंदिर की जो गणपति है उसकी पूजा अर्चना की। और इस मंदिर को बनाने के बाद फिर अगले काम के लिए वो लग गए। तो सबसे पहले काम जो वो देखे थे कि घर जो बनाना है उनको, तो वो कहाँ बनाए। तो उसके लिए उन्होंने 2 जगह देखी थी। पहली जगह जो है वो झामरे पाटिल जो है उनकी मालकी की एक जगह थी, यहाँ से थोड़ी ही दूर है। तो वहाँ पहले वाड़ा बांधने का सोचा। और दूसरा वाड़ा जो है वो खेड़ में जो है वहाँ पे एक बांधने का उन्होंने फाइनल किया था। तो वो जगह भी अच्छे से जो दादाजी पंत थे उन्होंने जाके वो जगह देख ली थी। माँ साहब को भी वो सजेस्ट की जगह की अच्छी जगह है। तो वो दोनों को वो जगह पसंद आई। और इस गणपति का आशीर्वाद लेके, कस्बा गणपति का आशीर्वाद लेके उन्होंने दोनों जगह पे जो है वो घर बांधने के लिए उनकी तैयारी में वो लग गए। पहले चीरा जो है घर का वो वहाँ पे भूमि पूजन करके लगाया गया। और साथ ही में जो है खेड़ वाला, तो वहाँ पे जो
आम का जो बगीचा है वो लगाने का भी उन्होंने सोचा था। तो जो खेड़ में जो वाड़ा बनेगा तो उसको शिवबा का नाम देने का उन्होंने फाइनल किया था। और जो बगीचा आम का लगाया था तो उसको शाहजी राजे जो है उनका नाम देने का उन्होंने फाइनल किया था। तो उसका बगीचे का नाम शाहबाग ऐसे रखा गया था। और जो खेड़ है तो उधर का आज वो नाम शिवापुर कहलाता है। धीरे धीरे सारे कामकाज भी चालू हो गए। माँ साहब खुद वो कामकाज देखते थे और दादाजी पंच जो थे उनको शाहजी राजे ने अपॉइंट किया था इन सारी चीज़ों को देख रेख के लिए। जो 36 गांव उनके पास थे जहांगीरी में, तो उन सारी चीज़ों का देख रेख करने के लिए तो जो घर उन्होंने बांधने के लिए निकाले थे वो लगभग 1636 37 38 ये 2 सालों में उनके घर जो है वो पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो गए थे। तो दादाजी पन भी उसके जो पुनर्वसन जो होने वाला है होने का तो उसके भी अरेंजमेंट वो ध्यान दे रहे थे, सारी चीज़ें वो अच्छे से देख रहे थे। तो कामकाज जो चल रहा था माँ साहब के हाथों से, तो उसके लिए जो पत्र लिखे जाते थे तो उस पे जो फर्स्ट टाइम है जो छत्रपति थे उनकी राजमुद्रा जो है वो उस पे बनाई जाती थी। तो वो राजमुद्रा कुछ इस तरह से थी कि प्रतिपचंद्र लेखे वर्धि विष्णु वंदिता शाहसनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राज थे। तो ऐसे राजपत्र जो थे वो राजमुद्रा के साथ सारे गांवों में भेजे जाते थे ताकि सब पुनर्वसन के लिए एक रूप हो जाए। जो पुणे से जो छोड़ के चले गए हुए लोग थे तो उनको वापस आके यहाँ पे बसने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। तो दादाजी पंत जो थे उन्होंने सबको बुला के लाल महल जो पुणे में का वाड़ा बनाया था उसको नाम दिया था लाल महल। और बैंगलोर में उसी वक्त बैंगलोर में शाहजी राजे जो थे उन्होंने भी अपने लिए एक महल बनाया था, उसका नाम दिया था ललित महल। तो लाल महल में जो छोड़ के सब लोग गए थे गांव वाले उनको दादाजी पन ने बुलाया, सबको आदर सत्कार किया और शिवबा जो थे उनको मुजरा करके सारे लोग सामने बैठ गए। साथ में माँ साहिब भी थी। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों छोड़ के चले गए? तो सबका जवाब एक ही था कि कभी भी यहाँ पे युद्ध चालू होता है, कोई आता है हमारी घास तोड़ के चला जाता है, कोई हमारी बहू बेटियां उठा के लेके जाता है, तो ये अनसेफ जगह है। तो दादाजी पन ने जो है उनको कहा कि अब चिंता मत करो, ये जो पुणे ये पूरी तरह से अभी शाहजी राजे जो है उनके अंडर कंट्रोल हो गया है। तो आप यहाँ पे आओ, अच्छे से बसो, सारी चीज़ें जो है खेती चालू करो, जो व्यवसाय है वो चालू करो, सारी चीज़ें ठीक से चालू करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा आपको तो अपने जो धाकटे राजे, मराठी में धाकटे राजे बोलते, तो शिवबा जो है वो आपकी सारी चीज़ें सुनने के लिए यहीं पे है। आपकी कोई भी फरियाद हो वो लाल महल में लेके आइए, आपको जो चीज़ें सब आपको सॉर्ट की जाएगी। दादाजी पर इतनी अच्छी तरह से सब चीज़ें मैनेज करते थे कि वो इनको सिर्फ बसाने के लिए नहीं देखते थे, वो उनके लिए जो मदद का हाथ चाहिए वो मदद का एक एक हाथ से उनको मदद करते थे। और जो जो अच्छे काम करते थे तो उनको दूसरे हाथों से अप्रिशिएट करके उनको बढ़ावा देते थे। और फिर माँ साहब जो है उनके हाथों से जो आज्ञा पत्र है वो सुबह दोपहर में निकलने चालू हो गए। तो दादाजी पंत अच्छे से देख रेख कर रहे थे। तो यूँ समझो कि माँ साहब जो थी वो मावल के जो बच्चे थे या फिर जो मराठे थे उनको वो जगाने का काम करते। जैसे नहीं कि दिवाली में होता है, कोई माँ अपने बेटे को उठाती है, हंसते हंसते बैठा उठता है और नहाता है। तो वैसे मावल के सारे लोग जो है वो जागना चालू हो गए थे। और दादाजी पंत भी एकदम अपने अनुभव से और जो डिसिप्लिन है उससे अच्छे से अपना कारोबार चला रहे थे कि कहीं पे भी ऐसे आलस नहीं कर रहे थे, काम चोर जो बना है वो बिल्कुल वैसे चीज़ें नहीं करते थे। एकदम तीक्ष्ण जैसे उनके काम जो है वो होते रहते थे। तो उससे क्या हुआ कि ग्रोथ जो है पुणे का वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया था। और उस ग्रोथ के होते होते फिर और ऐसा भी नहीं कि दादाजी पन उनको पहले से जानते थे। दादाजी पन का जो उनसे मिलना है वो लगभग 16 से 36-37 के आसपास ही है। तब वो पहली बार उनके साथ जो है, क्योंकि उससे पहले का उनका इतिहास कुछ नहीं बताया जाता है। उसके बाद ही जो शाहजी राजे उनके साथ उनका जो है कनेक्शन बताया जाता है। तो बहुत सारे ग्रोथ होना चालू हो गए। तो ज़्यादातर समय जो है माँ साहेब और शिवा जो थे वो शिवापुर में ही रहने के लिए थे। तो यहीं पे उनका पहले वाड़ा हुआ करता था। तो ये उस ज़माने का कुआँ है जहाँ पे छत्रपति जो है वो आते होंगे। यूँ समझो कि दादाजी पन की जो है शाहजी राजे और माँ साहब उन पे भक्ति जड़ गई थी। क्योंकि माँ साहब के आँखों में और उनके जो एक्शन है उससे उनको समझ में आ रहा था कि स्वराज्य के लिए जो इनकी जो तड़प है, इनकी आँखों में जो भूख दिख रही, तो उसमें हम मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ऐसे उनको लग रहा था। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करना चालू कर दिया था। तो उनका ऑलरेडी उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था क्योंकि वो
कोंडाना किले पे सूबेदार थे। तो उनको पता था कि अभी अच्छे दिन आ गए, क्योंकि बहुत सारे खेती है वो बढ़ने लगी थी, लोग अच्छे से खा पी रहे थे, उनको फसल अच्छे से निकल रही थी, सब मतलब अच्छी चीज़ें होना चालू हो गया था। लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पे तब चोरी जो है वो भी हुआ करती थी, लूटमारी जो है वो भी हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए भी उन्होंने एक टुकड़ी बनाई जो अगर कहीं पे ऐसी चीज़ होएगी तो वो पटाख से जाके वो उस पे एक्शन लेंगे। ऐसी एक उन्होंने हर गाँव में एक चीज़ बना के रखी। फिर उसके बाद अगर कोई झगड़ा वगैरह होता है, तो वो झगड़ा गाँव वालों के जो गोद सभा बोलते हैं, गोद सभा उन्होंने की थी, अरेंज की थी। मतलब अपनी ज्यूरी रहती ना इसकी कोर्ट में के जैसे, वैसे उन्होंने वो उस वक़्त में चालू किया था कि गाँव में के जो बड़े बुज़ुर्ग रहेंगे उनको मिला के अगर कोई हो गया होगा, कोई मसला, तो वो उनके अंडर सॉल्व करते थे। कभी-कभी माँ साहब जो है वो भी ऐसे जो इंसिडेंट होते थे, वो सॉल्व करते थे। तो ये सारी चीज़ें होना चालू हो गया था, जिससे थोड़ी बाकी की जो चीज़ें लूट-मार हो गए या फिर झगड़ा-तंटा है वो बंद हो गए थे। अच्छे से सारी तरफ जो गाँव है, वो अच्छे से बिल्ड हो गए। अभी अच्छी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी बुरी चीज़ें होना तय था। तो कुछ जो फसल जो उगती थी, तो उसे खराब करने के लिए जो जंगली सूअर, भालू, चीते जो आते थे, तो उनकी वजह से गाँव वाले जो थे, वो परेशान हो रहे थे। तो दादाजी ने इस चीज़ के लिए कुछ आइडिया लगाने का सोचा। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि क्या होता था कि अगर गौशाला में अगर रात को कभी गाय होगी या फिर गाय का बछड़ा लगाया होगा, तो वो सुबह तक रहेगा, इसका कुछ गारंटी नहीं देता। कभी कोई आएगा, वो चीता आएगा, वो उसको लटे उठा के लेके जाएगा, खा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो दादाजी पन्त ने क्या किया, उसपे एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो गाँव के जो बच्चे थे, जो क्या बोल सकते हैं हम उनको, कि जो यंगस्टर थे, उनके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो-जो जंगली जानवर को मार के लेके आएगा, उसको हम बख्शीश दिया करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी उन्होंने लगाई वहाँ पे सॉल्यूशन। तो इससे फटाफट जो है सारे के सारे जो मावल में के बच्चे थे, वो जो जंगली जानवर है उनका शिकार करना उन्होंने चालू कर दिया। तो इससे जंगली जानवर जो है उनकी जो खौफ है वो भी कम हो गया, और साथ में जो गाँव वालों की हिम्मत है वो भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे वो जिस तरह से वो जंगली जानवरों से लड़ना चालू, उनके अंदर एक प्लानिंग आना चालू हो गया, उनके अंदर का बल है जो वो बढ़ना चालू हो गया था। इससे दोनों सॉल्यूशन मिल गए थे उनको। प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन हो गया था, और जो सेना है वो तैयार होना वहाँ पे चालू हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे मसले दादाजी अपन जो है वो अपने सूझबूझ से सॉल्व करते थे। और इतना ही नहीं, अभी कैसा है कि गाँव में कुछ झगड़े फसाद होते थे। तो उसमें का एक इंसिडेंट है कि आसवली गाँव का नाम का एक गाँव है। तो वहाँ पे एक पाटिल की का झगड़ा हुआ था 2 भाइयों के बीच में। तो जो बड़े भाई थे उसने ऐसे ही कुछ हुआ था कि उन दोनों के भाइयों में के एक ने एक को मार दिया, और पाटिल की जो है वो अपने हाथ में हथेली थी। लेकिन जिसका खून हुआ था उसके 2 बेटे थे। तो वो 2 बेटों ने में का एक छोटा जो बच्चा था, तो वो देख रहा था, उसने कहा नहीं, ये पाटिल की जो है अपने हक की है, अपन ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन बड़ा बेटा जो था वो डर गया था, वो बोला नहीं, नहीं, इसे छोड़ के बाकी कोई चीज़ बच। लेकिन वो छोटा उस चीज़ से माना नहीं, उसने क्या किया, सीधा यहाँ से आसवली गाँव से वो गया बंगलोर के लिए, जहाँ पे अपने शाहजी राजे जो थे, वो वहाँ पे काम पे थे। क्योंकि आसवली गाँव तब तक पुणे की जहांगीरी में आ चुका था। तो वो गया जो शाहजी राजे से उन्होंने बात की, उनसे जो पत्र है वो लिखवा लिया, और वो पत्र उन्होंने कहा उस जो बेटा उनके पास गया था, उसने उससे कहा कि जाओ पुणे में जाओ, पुणे में जाके दादाजी पंत है उनको ये पत्र दो। तो वो बैंगलोर से आया, दादाजी पंत के पास अपनी माँ को लेके गया, वो पत्र उनको दिखाया। तो दादाजी पंत ने, जिन्होंने उनके पिता का खून किया था, उनको लेके आए, और उनके सामने जो न्याय है वो करना करना पड़ा उनको। और एकदम न्याय एकदम ऐसी तरह से, जो उसकी माँ इतने दिन से वो अपने पाटिल के लिए लड़ रही थी, तो वो उनको वो मिल गया था। तो एक इंसिडेंट ऐसा भी है, और एक इंसिडेंट है, जैसे कि एक हथियार बनाने वाला था, तो एक इंसान ने उसके पास से हथियार चुरा लिए थे। तो वो उसकी फ़रियाद लेके वो गया दादाजीपन के पास। तो दादाजीपन ने जिसने वो हथियार चुराए थे, तो उसके पास उसको बुला लिया। वो बड़े लेवल पे था वो आदमी। दादाजीपन ने उसको बुला लिया। सामने जो भी है वो गौसभा जो थी, उनके सामने वो मसला रखा गया। तो उसमें से सॉल्यूशन निकला। अभी इसमें भी उन्होंने क्या किया कि जो बड़ा आदमी था उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो ज़मीन थी, वही उससे हथिया लिए। और जब तक इसका जो
अमाउंट जो बताई गई है न्याय की, वो उसको पे नहीं करती तब तक उसकी जो ज़मीन है वो उसको मिलने नहीं वाली थी। ऐसे न्याय करते थे वो एकदम, पानी का पानी और दूध का दूध किया करते थे। दादाजी पण ऐसे बहुत सारे मसले जो है वो सॉल्व करते थे और साथ में जो शिवबा है उनको लेके सॉल्व करते थे ताकि उनको न्याय और अन्याय इसमें का फ़र्क समझ में आए। और इतना ही नहीं, माँ साहेब भी ऐसे बहुत सारे जो झगड़े हैं वो सॉल्व करती थी। उस वक़्त भी शिवबा जो है वो उनके साथ ही रहते थे। अभी ये सब चीज़ें हो रही थी जब, तब ऐसा नहीं कि माँ साहब का जो है वो शिवबा पे ध्यान नहीं था। शिवबा पे उनका अच्छी तरह से देख-रेख कर रही थी वो। ख़ास करके उन पे जो संस्कार है वो अच्छे से हो रहे थे। वो तब पढ़ लिख प जो उनके लिए टीचर जो अपॉइंट किए गए थे, उनके पास वो मन लगा के बैठा करते थे। उनसे जो-जो लिखने का है, पढ़ने की चीज़ें वो फटाफट सीखते थे। उनका जो बुद्धि थी वो एकदम शार्प थी। कोई भी चीज़ उनको पता वो ऑटोमेटिकली जो ग्रास्पिंग पावर है उनका अच्छे से था। वो अच्छे से ब जो चीज़ें फटाफट सीख लेते थे। और इतना ही नहीं, माँ साहेब जो थी वो अगर कोई ऐसा विद्वान पुणे में आया, ऐसे समझ में आ गया, कोई संत आ गया या फिर ये जो वेद पुराण वाला ज्ञाता है वो अगर पुणे में आ गया, ऐसा खबर लाल महल में पता चली, तो उसको लाल महल से इन्विटेशन भेजा करते थे और उसको लाल महल में बुला के उसका आदर सत्कार किया जाते थे शिवबा के हाथों से। और शिवबा को उनके तरफ से आशीर्वाद दिए जाते थे, ऐसी चीज़ें करते थे। जिससे क्या हुआ कि शिवबा को जो है ना धार्मिक चीज़ों से जो है वो उनका लगाव ज़्यादा बढ़ना चालू हो गया था। और इतना ही नहीं, माँ साहिब जो है ना वो उनको लेके देव दर्शन के लिए निकल जाती क्योंकि अपनी जो माँ साहिब है वो बहुत ही भक्तिभाव वाली इंसान थी। तो वो पहले जाते थे चिंचवड़ के जो मोनेश्वर है, वहाँ पे जाती थी। उसके बाद जो अलंदी के नैनेश्वर मावली है, उनके जो समाधि है वहाँ पे वो भी उनको लेके जाती। उसके बाद थेऊर का जो चिंतामणि है, तो वहाँ पे भी वो उनको लेके जाते थे देव दर्शन के लिए। उसके बाद वो जाते थे बुलेश्वर नामक एक शिव मंदिर है, वो जो लगभग एक 1200 में बिल्ड किया गया था यादव साम्राज्य के काल में, तो वो वहाँ पे भी उनको लेके जाते थे। उसके बाद जो खंडोबा जो है जेजुरी का, उसके पास भी उनको लेके जाते थे। और इतना ही नहीं, जो कोंडनपुर की देवी है, उसके दर्शन के लिए तो वो हमेशा जाते थे क्योंकि वो शिवापुर से बहुत ही नज़दीक है ये देवी का मंदिर। तो इससे क्या होता था कि उनका भक्ति भाव जो है, वो ज़्यादा उनसे मिलता था। और ये जब ये देव दर्शन के लिए वो कभी पालकी में से जाते थे, कभी घोड़े पे लेके जाते थे माँ साहेब उनको, तो जितने किले इसके बीच में दिखा करते थे, तो उस किले पे के जो झंडे आदिल शाही के देखे थे, तो वो देख के उनको गुस्सा आता था क्योंकि अभी उनको फ़र्क समझ में आ गई थी कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। तो उनको अन्याय जो है वो साफ-साफ दिखाई दे रहा था किलों पे, तो इससे उनकी गुस्सा जो है वो बढ़ रहा था। और देखते-देखते उन्हीं की जो काया है, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसमें माँ साहिब के प्यार भी था, दादाजीपन का मेहनत भी थी और जो यहाँ पे जो लोग थे, उनकी खुद की भी मेहनत थी। तो ये सारी चीज़ें होते-होते जो पुणे में जब सिर्फ़ लोग रहने के लिए थे 200-300, अभी लगभग 3000 के आस-पास लोग जो है, वो पुणे में बस गए थे। तो बहुत अच्छे तरीके से विकास हो गया था, सबके सब विकास में हो गया था, ग्रोथ हो गया था।
और सिर्फ पुणे का ही नहीं, अपने शिवबा जो थे उनका भी अच्छे से विकास हो गया था। वो जब माँ साहिब जो करती थी उनकी वजह से उनका धर्म के प्रति जो है उसका उनके पास एक अच्छे से नॉलेज आ गया, उसके इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गया। उसके बाद जब वो शिवापुर में अभ्यास करते थे, जिसमें निशानाबाजी हो गया, तलवार चलाना हो गया, घोड़ा चलाना हो गया, कबड्डी खेलना हो गया और भाला चलाना हो गया और बहुत सारे धनुष तीर जो है वो चलाने सीख गया। तो उनके अभ्यास से वो उसमें भी महारत उन्होंने हासिल कर ली। तो ये सब चीज़ें उनको सिखा रहे थे जो वो अपने दादाजी पंथी थे, दादाजी कोंडदेव मल्टनकर। तो जब वो सिखा रहे थे उनके साथ शिवापुर के जो शिलेदार थे बापूजी देशपांडे, तो उनके 3 बेटे जो है वो उनके साथी थे। उनके साथ भी शिवबा जो है उनकी अच्छी दोस्ती बन गई थी। वो उन तीनों बच्चों का नाम था कि बाबाजी, चिमना जी और नारू जी। ये तीनों अच्छे से फ्रेंड बन गए थे शिवबा के। और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए उनमें जो चेंजेस है वो बदलाव उनमें दिख गया था उस 4 सालों में। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स्ट्रा भी जो कला है वो सीख रखी थी, जैसे कि हाथी को चलाना हो, क्योंकि हाथी पे कभी-कभी वो खुद बैठ जाते थे और हाथी पे अंकुश कैसा लगाना है ये चीज़ वो देखते थे। तो ये चीज़ भी एक उस वक़्त में बड़ी मानी जाती थी। वो उस एज में वो सीख रहे थे। तो ये सब होते हुए लोगों ने शिवबा के अंदर के बहुत सारे चेंजेस देखे। जैसे कि जब वो ऐसे शास्त्र का पठन करते थे, तब वो एकदम शांत सज्जन के जैसे, एकदम एक संत के जैसे वो बैठ के सब चीज़ें करते थे। लेकिन जब वो सह्याद्री में आते थे, इधर जो वो खेल-कूद करते थे, ऐसे डेंजर प्लेसेस में वो हाइड एंड सीक खेलते थे, दौड़ लगाना कैसे खेलते थे, कबड्डी जो है वो खेलते थे, ऐसे डेंजर प्लेसेस में। तो इतना ही नहीं, वो प्लस उसमें मस्ती भी करते थे। कैसे अभी उनका जो एक कैरेक्टर जो रहता था वो रहता था अपने रामचंद्र जी के जैसा, शंभू नारायण जैसा, और दूसरा कैरेक्टर जो रहता था वो रहता था अपने नारद जी उनके जैसा और हनुमान जी उनके जैसा। तो दोनों का अलग-अलग जो फेस है वो लोगों को दिखना चालू हो गए थे, जिससे की वजह से लोगों को भी वो भी दोनों फेस उनके अच्छे लगने चालू हो गए थे। तो प्रॉपरली जो 4 साल में वो शिवबा जो है वो दोनों चीज़ों में एकदम बेस्ट बोल के सकते हैं हम, उनमें वो एकदम बेस्ट बन चुके थे। तो अभी इसके बाद क्या हुआ मैं बताऊँगा वो अगले चैप्टर में। तो अगला चैप्टर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, जिससे क्या होगा कि इस सीरीज़ की जितनी सारी वीडियोज़ है उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब से पहले अगर मेरे जो अपडेट्स है वो अगर जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि क्या होता है मैं यूट्यूब पे वीडियो मेरी लेट आती है और इंस्टाग्राम पे मैं अभी के समय में क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हो, इसका अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये सामने जो आ रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।